हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। तो नाउ वी आर स्टार्ट, यानी कि आज ही से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 9वीं गणित, यानी कि 9th स्टैंडर्ड की गणित हम पढ़ेंगे। राजस्थान आरबीएससी सीबीएसई की हो या फिर एनसीईआरटी को, वैसे राजस्थान में अब एनसीईआरटी लागू कर दी है तो हम वही पढ़ेंगे। तो देखिए, कुल मिला के हम 9th स्टैंडर्ड की गणित स्टार्ट कर लिया आज से, और उसका जो नंबर चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, यानी कि आज हम परिचय जानेंगे। जस्ट एग्जांपल के, जहाँ पर कहीं पर भी हमें अगर घूमने जाना है तो सबसे पहले हम उसका रोड मैप निकालते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ रुकेंगे। इट्स सेम थिंग वी अप्लाई हियर। यानी कि आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली कि हम इस पार्ट में हमें पढ़ना क्या है, ताकि जब आप इस पार्ट को पढ़ो तो आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो। ओके, तो देखिए, तो आज परिचय जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। आई होप कि लंबा ना हो। तो देखिए, सबसे पहले है संख्या पद्धति, जिसे कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। अब देखिए, संख्या पद्धति यानी कि संख्याओं का एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी संख्या आती है। आपने 8th स्टैंडर्ड में सबसे पहले सीखा होगा प्राकृतिक संख्याएं, जिसे कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी लिख देना कि ऐसी संख्या जो 1 से प्लस अनंत तक आती हो, ठीक है, यानी 1 से प्लस अनंत तक जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर था होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि वो संख्या यानी या फिर ऐसी संख्या जो 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जाए, उसे हम कहते थे पूर्ण संख्या। तीसरा था अपना पूर्णांक, यानी कि इंटीजर, यानी कि वो संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आती थी, उसे हम कहते थे पूर्णांक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते थे, इसे एन से डिनोट किया जाता था। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इसे डब्ल्यू से डिनोट किया जाता था। इंटीजर यानी कि इसे जेड से निरूपित किया जाता था। ठीक है, यानी कि आज हम पढ़ने वाले क्या क्या है वो थोड़ा हम जान लेते हैं। इनके नोट जरूर बनाएगा क्या कि संख्या पद्धति में आता क्या क्या है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। फिर आती है अभाज्य संख्याएं। क्या है अभाज्य संख्या? देखो, अभाज्य संख्या अलग होती है, विषम संख्या अलग होती है। अभाज्य संख्या का मतलब होती है ऐसी संख्या या तो वो खुद से डिवाइड हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो। ये 10वीं कक्षा में आप पढ़ोगे वास्तविक संख्या के अंदर, तो ये वापस रिपीट होंगे वहाँ पर भी। तो यहाँ से आप ध्यान से, यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए लाइन में। अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि ऐसी संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो, क्या हो, 1 से डिवाइड यानी कि जिसमें 1 का भाग जाए या उसमें खुद का भाग जाए। जस्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने 17। अब 17 एक अभाज्य संख्या है। अब 17 के अंदर या तो 1 का भाग जाएगा या फिर 17 का जाएगा। आप कोई भी ले लो अभाज्य संख्या, यानी कि आप 10वीं में पढ़ोगे कि इसके गुणनखंड कितने होते हैं, तो इसके गुणनखंड ये 2 ही है। जितनी भी अभाज्य संख्या है उनके जो फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे तो हमेशा कितने मिलेंगे, 2। तो अभाज्य संख्या का क्या मतलब है, ऐसी संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद से डिवाइड हो। फिर है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 1 से तो डिवाइड हो, जो 1 से क्या हो, डिवाइड, तथा उसमें उसी संख्या के अलावा और का भी भाग जाता हो, उसी नंबर के अलावा, उसी संख्या के अलावा अन्य और संख्या का क्या जाए, और संख्या का भाग चला जाए।
उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जस्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 18, एक भाज्य संख्या है। देखो कि 18 के अंदर किस किस का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, 9 का जा रहा है और खुद 18 का जा रहा है। तो ये होगी भाज्य संख्या, खुद का भी भाग जा रहा है और अन्य खुद का जा रहा है, 1 का जा रहा है और साथ साथ अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, यानी जिसके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, सिंपल सा हो तो भाज्य संख्या। और अभाज्य में एक नोट याद रखिएगा कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये एक सम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या है, ठीक है। सम और विषम अलग होता है, भाज्य और अभाज्य अलग होता है, ओके। तो याद रखें कि 2 सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में या तो खुद का भाग जाएगा या फिर 1 का। ये हो गई अपनी भाज्य संख्या है। अब बढ़ते हैं आगे, पेज कर लेते हैं हम चेंज। अब देखिए अगला, अगर वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ इसे अवॉइड कीजिएगा एंड फोकस द कंटेंट, ओके। सुनाओ, ठीक है। हमने वो सब सीख लिया, मैंने आपको बता दिया भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। और 8वीं कक्षा में आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी, उसे कहते थे हम परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या आपका 10वीं कक्षा में भी पीछा नहीं छोड़ेगी। 11वीं में साइंस मैथ लेते हो तो वहाँ पर भी आएगी, और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करोगे आफ्टर योर 12th, सो वहाँ पर भी ये आने वाली है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, उसको ये भी याद कर लीजिए और उसकी कहानी ख़त्म कर दीजिए। यानी कि नंबर, यानी कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। कि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। और P/Q का जो HCF होगा, ये जो लाइन है 10वीं स्टैंडर्ड में आएंगे, तो प्लीज़ अभी से इसको देखो कि जो 9th में है वो 10वीं में भी है। ये कहीं आपको एक बार फिर से 10वीं में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना डीप से नहीं होगा। अगर आप डीप से पढ़ोगे तो जो पहला पार्ट है क्या कहते हैं वो संख्या पद्धति, वहाँ से संख्या पद्धति नहीं है अपना वास्तविक संख्या, सॉरी द रियल नंबर, तो वो एकदम इजी चैप्टर लगेगा 10वीं कक्षा का। तो P/Q का HCF कितना होना चाहिए, 1, ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्या ने ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, P और Q एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, P/Q का HCF 1 होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ऊपर होता है हमेशा अंश, नीचे होता है हर, इसे कहते हैं अपना न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी कि डिनोमिनेटर में अगर कभी 0 आ जाए, हर में कभी 0 आ जाए, तो वो संख्या कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। जस्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया 8/0, ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर 0/8 लिखूंगा तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि मुझे अंश में नहीं बोला गया है, ओके। फिर आती है अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ओके। जैसे कि √3, √2 और पाई इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो पाई में आप कहोगे कि पाई को तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 22/7 मान होता है, बट अभी तक इसका एग्जैक्ट मान नहीं पता है हमें। तो इस वजह से पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब ये था एक रोड मैप हमारा इस पार्ट के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना है। फिर अपना जो एक और टॉपिक आएगा इसी के अंदर ही, जिसे हम कहेंगे, जिस टॉपिक का जो नाम है वो है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। रियल नंबर, ये आपका 10वीं के अंदर पूरा चैप्टर है, रियल नंबर एंड रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपना शांत दशमलव। कैसा होता है, शांत दशमलव, यानी कि
जो एकदम शांत है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसको समझे तो शांत जो दशमलव होता है, शांत डेसिमल जो होता है, उसके अंदर जो रिमाइंडर है ना हमेशा 0 आता है। तो शेषफल कितना आता है? शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है, ठीक है, शांत दशमलव में, ओके, डेसिमल में। तो इसका एग्जांपल अगर हम समझे तो 1/5, जब मैंने 1 के अंदर 5 का भाग दिया तो पॉइंट लगाया, 0 उतारा, कितनी बार गया? 2 बार। शेषफल कितना आया? 0। तो इसे हम कहते हैं शांत दशमलव यानी कि डेसिमल। अगला है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होता है कि शेषफल लगातार रिपीट होता है। तो शेषफल की क्या होती है? शेषफल की पुनरावृत्ति होती है। अगर एग्जाम्पल समझे इसका भी तो 1/3। तो जैसे ही 1 का भाग दिया मैंने 3 में, सबसे पहले तो पॉइंट लगा के उतार दिया 0, 3 बार गया 10 आया, फिर देखूँगा तो फिर एक 0 आया क्योंकि हमने पॉइंट लगा ही दिया तो 0 आएगा। तो फिर मैंने देखा 3 बार गया, कितना आया? 9 आया। फिर मैंने देखा कि फिर एक 0 उतारा, फिर 3 आया। तो ये कंटिन्यू चलता ही जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। यानी कि जिसके अंदर शेषफल की क्या होती है? पुनरावृत्ति, यानी कि रिमाइंडर जो होता है वो कंटिन्यू वापस रिपीट होता है। तो उसे कहते हैं हम अशांत दशमलव, ठीक है। इसे हम अशांत आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि रिमाइंडर की क्या होती है? आवृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीट हो रहा है कंटिन्यू। अब जो लास्ट इसका टाइप है वो है अशांत अनावृत्ति, ठीक है, वो है अशांत अनावृत्ति। यानी कि इसमें शेषफल की इसमें जो है शेषफल का रिपीटेशन नहीं होता, यानी कि शेषफल का पुनरावर्तित नहीं होता। आप सही ढंग से लिखिएगा नोट्स आराम से। यानी कि इसके अंदर जो रिमाइंडर होगा ना वो रिपीट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे √2 हो गया। अब √2 को जब हम सॉल्व करते तो क्या आता है? और मान लीजिए 0.4122। अब इसमें मैं एक बात बताना भूल गया कि जब मैंने इसको से डिवाइड किया तो ये कितना आ रहा था? वो जब 1/3 का भाग गया था तो 0.3333 इस तरीके से आ रहा था। 1/3 में जब मैंने भाग दिया, यहाँ पे समझिएगा, जब 1/3 में भाग दिया तो मेरा क्या आ रहा था? 0.333333, एक अनंत तक जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? 0 लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, 3 क्या रिपीट हो रहा है? 3 कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर की आवृत्ति हो रही है। तो इसके ऊपर हम लगा देते हैं बार, ठीक है। जब भी आप किसी भी संख्या के ऊपर बार देखो ना, इसका मतलब वो क्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव। क्या है? अशांत आवृत्ति दशमलव। तो इसको रोकने के लिए हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। जैसे ही बार को हटाएंगे तो ये कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम जो है सॉल्व करने को मिलेगा। अगर मैं सॉल्व कर दूं तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 0.3 को अगर मुझे वापस 1/3 बनाना है तो कैसे बनेगा? तो ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए 0.3 था, ये पॉइंट ये क्या था मेरा? ये देखो तो बार ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि कंटिन्यू 3 जा रहा है। तो जैसे ये ब्रैकेट हटा तो इसके नीचे मेरे आएंगे 3 हटते ही, जैसे ब्रैकेट हटा तो इसके नीचे आएंगे मेरे 9, ठीक है। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये 9 कैसे आए, किस तरीके से आए। तो वापस जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे मिल गया 1/3, ओके। तो ये जब हम अगले आने वाली जो एक्सरसाइज है वो हम जब सॉल्व करेंगे कि जो ये 9 किस तरीके से लिखा मैंने, पॉइंट जैसे बार ब्रैकेट हटाया तो इसके नीचे 9 किस तरीके से आया, तो वो जब हम क्या कहते हैं जब डिटेल से पढ़ेंगे ना, और तो आज तो इसका ओवरव्यू है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से ये एक रोड मैप है, ओके। तो अब इसका जो एक लास्ट नियम है इस यूनिट का, जो है घातांक नियम, उसको डिस्कस करके और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अब देखिए इसका जो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है इसका घातांक नियम, ओके। इसको समझ लेना, ठीक है। घातांक नियम कहता क्या है तो आप किताब के अंदर देखोगे
कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा एक ही घात m और एक ही घात n कि जब आधार समान हो, आधार समान, तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, घातें जुड़ जाती है। जैसे मैंने यहाँ देखा, ये गुणा का निशान है, ठीक है, लगा दिया। आधार क्या है, समान है। जब आधार समान है तो घातें आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो m प्लस n, ये पल्ले नहीं पड़ा होगा तो एक संख्या लेते हैं। जैसे कि मैंने ले ली 2 की घात 3 इंटू 2 की घात ले ली मैंने 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके मैं बताता हूँ। तो 2 की घात 3 क्या होता है, 2 की घात 3 होती है, 2 को 3 बार गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 की घात कितनी है, 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखो कि जो नए नए बच्चे होंगे, जो मैथ में थोड़े बहुत वीक होंगे, वो क्या करेंगे कि 2 के ऊपर घात 3 है तो 2 का गुणा 3 से कर देंगे। गलत है, 2 खुद से 3 बार गुणा होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो कितना आंसर आ रहा है, 32, ठीक है। और इस तरीके से कभी करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं। तो मैंने देखा कि मेरा आधार समान है, आधार समान है, तो घातें आपस में जुड़ गई। कितने आ गए, 2 की घात 5, तब भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम। 2 की घात 5 भी कितना होता है, 32। इसका मतलब आपको आई होप कि समझ में आया होगा, बहुत डिटेल से मैंने समझाया ये। बाकी अगर आपको और भी, अगर मैं भी देखूँगा कि वीडियोस या फिर आपके अगर शायद टीचर इस तरीके से ना समझा पाए, तो मैं भी अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके एग्ज़ाम में फ़ायदा पहुँचे और लोगों तक भी फ़ायदा पहुँचे। और उस चैनल को कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब। जो सेकंड नियम है मेरा, वो क्या है, तो देखिए जो दूसरा नियम है वो कहता है कि, दूसरा नियम कुछ खास नहीं है, बहुत ही ईजी है कि ये है एक ही घात m है और कोष्टक में कोष्टक के अंदर m है, कोष्टक के बाहर n है, तो ये क्या होगी, घातें आपस में गुणा हो जाएगी। तो एक ही घात m और n, जस्ट एग्जांपल मैंने ले लिया 2 की घात 3 और 2 की घात 2, 2 की घात 3 फिर इस 3 है तो इन दोनों का आपस में गुणा हो गया, तो 2 की घात कितनी आ गई, 6 आ गई, 3 नहीं है 2, ओके। दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है मेरा, तीसरा नियम कहता है कि एक ही घात m है और एक ही घात n है। जब भी ये भाग में होगी, भाग से कोई भी अगर कोई चीज़ भाग में, तो वो कहाँ जाती है, गुणे में। सबसे पहले तो ये गया गुणे में, ओके। जैसे ये गुणे में गया तो ये घात जब प्लस में थी तो किस में बदलेगी, माइनस में। तो जब आधार समान तो घातें आपस में जुड़ेगी, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो एक ही घात m माइनस n, ओके। अगर इसे भी हम समझे तो मान लो कोई भी, जैसे कि ये भाग में है तो हमेशा कोई भी संख्या अगर भाग में होगी तो गुणे में जाएगी, गुणे में होगी तो भाग में। अगर इसे मुझे वापस इसमें बनाना है, इस घात को अगर मुझे प्लस में बनाना है, तो ये इसको मैं वापस कहाँ भेजूँगा, भाग में, ओके। भाग में तो गुणे, गुणे है तो भाग में। और इसका लास्ट जो नियम है वो है इस तरीके से कि जब आधार अलग अलग हो और घातें सेम हो, a की घात m इंटू बी की घात m, ठीक है। जब आधार समान हो तब क्या होता है, तब क्या होती है, इन दोनों जो, देखिए आधार समान था तो घातें जुड़ती थी, लेकिन इस बार आधार क्या है, अलग अलग है लेकिन घातें समान है। तो आधार अलग होते हैं तो आधार आपस में गुणा हो जाता है और घात लिख देते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लास्ट ही अपना एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 2 ले लिया, इसकी घात लगा दी मैंने 2 लगा ली, छोटे ले लेते हैं, इंटू 3 ले लिया, इसकी घात लगा दी मैंने 2, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करके देखते फिर इस तरीके से करते हैं। 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 3 की घात 2 कितना होता है, 9। जब मैंने इसका गुणा किया तो कितना आ गए, 36 आ गए। और इस तरीके से करके देखते हैं कि घातें क्या है, समान, तो आधार का आपस में गुणा कर लिया, कितने आ गए, 6, और घात आ गई 2, तब भी मेरा आंसर कितने आ रहे हैं, 36। तो कहने का मतलब ये था। तो इस वीडियो को यहीं पे अब हम करते हैं एंड, ये है घातांक के नियम। और यहाँ तक आप अगर देख ही ली है, थोड़ा बहुत समझ में भी आया है, क्योंकि अच्छा छोड़ो, ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा, आई होप सो।